गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। आज हम लोग प्रारंभ करेंगे गुप्त साम्राज्य। इसके पहले हम लोगों ने क्रम से मौर्य साम्राज्य पढ़ा। मौर्य के पहले हमने जैन बुद्ध को पढ़ा, सिकंदर के बारे में पढ़ा और आज हम लोग पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं उन्हें हम बारी बारी से देखते हैं। इसके पहले यदि अभी तक आप हमारे YouTube चैनल A to Z आशुतोष को सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें, जिससे सामान्य ज्ञान प्रतिभा खोज में और अन्य प्रकार की किसी भी कंपटीशन की परीक्षा में आने वाले सारे प्रश्नों को आप हल कर सकें। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं, अब शुरू करेंगे गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का जो उदय होगा, जो टाइम पीरियड है वह 319 और 20 ईस्वी से प्रारंभ होकर 550 ईस्वी तक चलता है। गुप्त साम्राज्य में हम पढ़ेंगे, गुप्त साम्राज्य एक लंबा कालखंड है जो लगभग 350 वर्षों तक, 325 लगभग 250 वर्षों तक का शासन काल रहेगा गुप्त साम्राज्य का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जो गुप्त वंश का संस्थापक होगा। इसके बाद भानुगुप्त वगैरह जो भी है, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, रामगुप्त, समुद्रगुप्त, इन सारे गुप्तों के बारे में हम क्रम से पढ़ेंगे। तो जो गुप्त वंश का संस्थापक होता है, फाउंडर होता है, उसका नाम होता है श्रीगुप्त। दिख रहा है बच्चों, दिखाई दे रहा है। गुप्त वंश का जो संस्थापक होगा वह होगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जब इसकी स्थापना करेगा गुप्त वंश का, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वह 240 से 280 ईस्वी तक रहेगा ये। अब आप देख रहे होंगे कि यार टाइम पीरियड तो 319 से डाले हैं, लेकिन जो 319 से है, जब यह गुप्त वंश का साम्राज्य स्थापित होगा, विस्तार होगा, वहां से 319 से 350 हम पढ़ेंगे, जो इसका प्रमुख पॉइंट है, मूल बिंदु है, मेन है। लेकिन जो स्थापना होती है गुप्त वंश की, वह श्रीगुप्त जो है 240 में ही कर देता है। तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त करेगा। अगर पूछा जाए कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है, तो आपको बताना होगा गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है। श्रीगुप्त था जो 240 ईस्वी में स्थापना करेगा। इसका टाइम पीरियड 40 वर्षों तक रहेगा, ये 280 ईस्वी तक। फिर श्रीगुप्त का जो बेटा होगा उसका नाम होगा घटोत्कच, जो रामायण काल में भीम के बेटे का नाम था घटोत्कच और भीम का बेटा बर्बरीक होता है। तो यहाँ गुप्त वंश में श्रीगुप्त संस्थापक होगा। इसका टाइम पीरियड 240 से 280 ईस्वी तक का होगा। फिर इसके बाद इसका बेटा जो है कार्यभार को संभालेगा। श्रीगुप्त का बेटा घटोत्कच होता है। इसका जो टाइम पीरियड होगा वह 280 ईस्वी से लेकर के 280 ईस्वी से लेकर के 320 ईस्वी तक का टाइम पीरियड कहलाता है। फिर घटोत्कच के बाद जो इस वंश का सबसे प्रतापी, मजबूत, शक्तिशाली शासक होगा, राजा होगा, वह होगा चंद्रगुप्त प्रथम। अब चंद्रगुप्त प्रथम का ही टाइम पीरियड जो है प्रारंभ होता है 319 से, यानी इसके बाद जो प्रथम होगा, इसको आपने देख लिया। गुप्त वंश के जो दो प्रमुख थे, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त 240 से 280 ईस्वी। इसके बाद इसका बेटा कार्यभार संभालेगा घटोत्कच 280 से 320 ईस्वी। अब हम पढ़ेंगे जो आप टाइम पीरियड देख रहे हैं, जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 319 ईस्वी से। तो इसमें चंद्रगुप्त प्रथम आएगा। गुप्त वंश का अभी तक का सबसे प्रतापी राजा होगा, सबसे शक्तिशाली होगा, पॉपुलर होगा, लेकिन अपने जिंदगी में कभी युद्ध नहीं करेगा। इसका जो टाइम पीरियड है 319 20 ईस्वी से लेकर के लगभग मान के चलिए आप 335 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है गुप्त वंश में, वह चंद्रगुप्त प्रथम के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम एक गुप्त संवत चलाएगा 319 और 20 ईस्वी में, जिसे हम लोग गुप्त संवत के नाम से जानते हैं। गुप्त संवत का जो संचालक होगा, चलाने वाला, चंद्रगुप्त प्रथम होता है। और यह गुप्त संवत कब चलाएगा, लगभग 319 और 20 ईस्वी में चलाएगा। इसका जो टाइम पीरियड है इतिहास में चंद्रगुप्त प्रथम का, वह 319 20 से लेकर 335 ईस्वी तक। और इसी 319 20 में जब यह पद को ग्रहण करेगा, उसी
उसी समय गुप्त साम्राज्य चलाएगा। यह अपने जीवन में कभी युद्ध नहीं करता है, चंद्रगुप्त कभी युद्ध नहीं करेगा, लेकिन अपने राज्य का विस्तार करेगा वैवाहिक संबंध स्थापित करके, विवाह करेगा अलग अलग धर्मों में। पहला यह है चंद्रगुप्त प्रथम जो होता है, जो गुप्त साम्राज्य चला 319 ईस्वी में, इसका टाइम पीरियड 319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक का था। यह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करेगा। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करेगा। लिच्छवी की राजकुमारी थी, इनसे क्या करेगा ये? विवाह करेगा। विवाह जो कर करके ये अपने विस्तार, अपने राज्य का विस्तार करेगा, वैवाहिक संबंध स्थापित कर, यानी चंद्रगुप्त प्रथम अपने जीवन में कभी भी युद्ध नहीं करेगा, परंतु अपने साम्राज्य का विवाह जो है विवाह के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा। ढेर सारे आप देखेंगे इतिहास में, इकलौता एक ऐसा शासक होता है जो कभी भी युद्ध नहीं करेगा, परंतु हर एक शासक, हर एक राजा महाराजा का कर्तव्य यही था कि अपने प्रशासन को, अपने साम्राज्य को मजबूती प्रदान करे, वो कार्य करता है, लेकिन युद्ध नहीं बल्कि विवाह, वैवाहिक संबंध स्थापित करके। तो इसके जीवन में जो सबसे बड़ा परिवर्तन था, अपने राज्य का जो सबसे अधिक विस्तार किया चंद्रगुप्त प्रथम ने, वह लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके अपने साम्राज्य को मजबूत कर लेता है और वहां पे अपना शासन आधिपत्य जमा लेता है। इसके अलावा चंद्रगुप्त से जो संबंधित पॉइंट है, बिंदु है, यह पहला ऐसा शासक होगा गुप्तों में जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करेगा। महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है, उपाधि धारण करेगा। कौन करेगा? गुप्तों का पहला ऐसा शासक होगा जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करेगा, वो होगा चंद्रगुप्त प्रथम। और यह पूछा जाए कि गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी राजा कौन है, तो वह चंद्रगुप्त प्रथम है। इसके बाद होंगे, लेकिन अभी तक के गुप्तों में सबसे प्रतापी, सबसे पावरफुल राजा होता है, क्योंकि आपने देखा श्रीगुप्त का जो संस्थापक था, कोई राज्य विस्तार नहीं किया, कोई विशेष उपलब्धि नहीं, उसका बेटा घटोत्कच भी कुछ नहीं कर पाता। लेकिन चंद्रगुप्त ऐसा होगा जो वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करेगा और अपने राज्य विस्तार करेगा। इसके अलावा यह अपने जीवन में महाराजा धीराज की उपाधि भी प्राप्त करता है। और यह विवाह के उपलक्ष्य में, विवाह होने के पश्चात यह जो है चांदी के सिक्के चलवाएगा। चांदी के सिक्के जब चलवाता है, उस जो है गुप्त साम्राज्य रुपया का दिनार कहा जाता है और चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता है, सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता है। इसके बाद चंद्रगुप्त का जो बेटा होगा, चंद्रगुप्त का जो बेटा होगा उसका नाम होता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त के बाद सत्ता को संभालेगा और इसे चंद्रगुप्त जो है, इसको कई उपाधियां प्राप्त है। यह अपने जीवन में बहुत ज्यादा युद्ध करेगा। जिस प्रकार से यूरोप में नेपोलियन था, उसी प्रकार से समुद्रगुप्त युद्ध करने के कारण और युद्ध में विजय करता है। यह आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को पराजित करेगा। जब आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को पराजित करेगा, तो इसे जो है विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की जाती है। यानी जब ढेर सारे राजाओं को पराजित करेगा तो समुद्रगुप्त को जो है उपाधियां प्राप्त होती हैं, कई उपाधियां मिलेंगी। उपाधियों में इसको जैसे कि मान लीजिए कविराज भी कहा जाता है। इसको कविराज कैसे पता चला कि यह कविराज था? क्योंकि इसके सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए इसको दिखाया गया है। इससे हम लोग अनुमान लगाते हैं कि जो है एक बहुत बड़ा कवि भी था ये, और इसके जो दरबार का कवि था, दरबारी कवि था, उसका नाम हरिशेर था। यह कवि और विद्वानों को भी आश्रय प्रदान करता था। तो समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। कविराज के साथ साथ जो है विक्रमांक की भी उपाधि इसको प्राप्त थी, विक्रमांक की या विक्रमांक। समुद्रगुप्त जैसा कि अभी हम लोगों ने बताया दक्षिणावर्त के
12 राजा और आर्यावर्त के 9 राजाओं को पराजित करेगा। कविराज कहा जाता है। और इसका जो दरबारी कवि था वह कौन था? हरिसेन था। समुद्रगुप्त एक लेख लिखेगा, लेख तो खैर बहुत लिखा है इन्होंने, लेकिन एक इसका प्रयाग प्रशस्ति लेख है। प्रयाग प्रशस्ति लेख है। प्रयाग प्रशस्ति लेख जब ये लिखा तो गुप्तों का जो उदय होता है वह कौशाम्बी से, यानी प्रयाग के निकट कौशाम्बी से उदय होता है, जब गुप्त वंश का संस्थापक किसी स्थापना करेगा। और यह पहले कौशाम्बी में ही रखा जाता है, बाद में अकबर के समय में प्रयाग में लाया जाता है, जो अकबर के किले में रखा हुआ है प्रयाग प्रशस्ति लेख। इसमें जो है जहांगीर से इसके बारे में, यानी समुद्रगुप्त के बारे में भी प्रयाग प्रशस्ति लेख में वर्णन किया गया है। और इसके अलावा इसमें जो है अशोक के काल की जो घटनाएं हैं, अशोक की जो अंतिम रानी थी कारुवती, उसके बारे में भी जिक्र है। प्रयाग प्रशस्ति लेख को जो है सामग्री का लेख, रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इसके बाद इसका बेटा राजा बनेगा समुद्रगुप्त का। जैसे हमने देखा गुप्त वंशों में श्रीगुप्त था अभी तक। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच राजा बनेगा। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम होगा, जो अभी तक का गुप्तों का सबसे शक्तिशाली राजा होगा, जिसे महाराजा धीराज की उपाधि भी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा यह अपने जो है नीति का विस्तार, जो है साम्राज्य का विस्तार करेगा, वैवाहिक संबंध स्थापित करके। इसकी जो नीतियां थी वह वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा। यह अपने जीवन में युद्ध कभी नहीं करता, फिर भी साम्राज्य को बड़े स्तर पर ले जाता है। इसके बाद इसका बेटा आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त युद्ध विजेता था, युद्ध में बहुत ज्यादा विजय प्राप्त किया है, और इसे कविराज भी कहा जाता है। इसको कई उपाधियां प्राप्त हैं। और इसका बेटा जो बनेगा साम्राज्य, उसका नाम होगा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त से पहले रामगुप्त जो है राजा बनता है, लेकिन वह कायर होता है, डरपोक होता है, निर्बल होता है, और वह जल्द ही पद से हट जाता है। 375 बनेगा, 2-4-5 महीने के बाद 375 में हट जाता है। उसका छोटा भाई जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, उसकी हत्या कर देता है, क्योंकि वह युद्ध में कायर होता है, भाग जाता है। और जब युद्ध में भागता है उसी समय उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उसकी हत्या कर देता है और सिंहासन को संभाल लेता है। तो चंद्रगुप्त इसमें सबसे महत्वपूर्ण राजा है। यह भी परम भागवत भट्टारक की उपाधि प्रदान करता है अपने आप को। और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय एक महत्वपूर्ण बात है, किसी समय चीनी बौद्ध यात्री आता है। चीनी बौद्ध यात्री आएगा। अभी तक जितने भी गुप्त वंश के शासक थे या वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन जब यहाँ पे चीनी बौद्ध यात्री फाहियान इसके समय में आएगा भारत में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, जब चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आता है, फिर वह अपने कार्य कुशलता से, अपने बुद्धिमत्ता से इन्हें बौद्ध धर्म में कन्वर्ट कर देगा। यानी इसके समय जो आएगा चीनी यात्री, बौद्ध यात्री फाहियान, फाहियान चीनी बौद्ध यात्री है, चीन से आता है, बौद्ध धर्म का अनुयायी होता है। वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आएगा फाहियान। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ढेर सारे अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा, युद्ध भी करता है। और इसके समय की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, बिंदु है, वह है चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आता है। इसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अब यानी गुप्त वंश हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुप्त वंश में जो है मंदिरों का विकास होता है पहली बार। किसी मंदिर के निर्माण की जो पहली चर्चा चलती है पहली बार, और गुप्तों के समय ही, यानी मंदिरों का जन्म एक तरह से गुप्तों के समय में होता है। इसलिए सांस्कृतिक कार्यों के बारे में गुप्त काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। चंद्रगुप्त हुआ, समुद्रगुप्त हुआ, चंद्रगुप्त हुआ। इसके अलावा अभी आप देखेंगे इसका जो बेटा होगा कुमारगुप्त होगा। कुमारगुप्त भी परम भट्टारक और परम भागवत की जो है उपाधियां धारण करता है। कुमारगुप्त प्रथम कह दे इसको।
कुमार गुप्त प्रथम जो है सबसे महत्वपूर्ण कार्य करेगा अपने समय में, शिक्षा पर विशेष ध्यान देता है। यह अपने समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करेगा। कौन करेगा? कुमार गुप्त करेगा। कुमार गुप्त का अन्य नाम भी है गोविंद गुप्त भी कहीं कहीं मिलता है। कुमार गुप्त को अन्य नाम से जाना जाता है, गोविंद गुप्त भी। कुमार गुप्त जो सबसे अपने जीवन में महत्वपूर्ण कार्य करेगा, इस शिक्षा को स्थान देगा और अपने समय दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाएगा। क्योंकि किसी भी साम्राज्य को अगर लंबे समय तक आपको स्थायित्व रखना है तो जो है शिक्षा उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा से व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक हर एक क्षेत्रों का विकास होता है। आप लंबे समय तक शासन और सत्ता में बने रह सकते हैं। तो जो है कुमार गुप्त नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाएगा। इसके अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो लगभग इसका टाइम पीरियड 415 से 455 के बीच का टाइम है इसका, कुमार गुप्त का। इसके अलावा भी इसके समय में स्कंद गुप्त आएंगे। स्कंद गुप्त के बाद भानुगुप्त आएगा, बौद्ध गुप्त, अनेक आएंगे। लेकिन अब जो है सबसे महत्वपूर्ण शासकों में हमने देखा गुप्त वंश में श्रीगुप्त हुआ, घटोत्कच हुआ। इसके अलावा आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त प्रथम होता है जो बहुत ही अभी तक का सबसे प्रतापी राजा था। यह जो है लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करेगा, वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी नीतियों का निर्माण करेगा और अपने राज्य का विस्तार करेगा। इसके बाद हमने देखा कि चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा जो होता है समुद्रगुप्त होता है। समुद्रगुप्त बहुत विजय अपने जीवन में हासिल करता है। बहुत सारे विजयों को हासिल करने के साथ साथ इसका जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है यह प्रयाग प्रशस्ति लेख में जो है प्रयाग प्रशस्ति लेख का निर्माण करवाता है कौशाम्बी में। और वैसे भी गुप्तों का जो उदय हुआ है वह कौशाम्बी से, प्रयाग के निकट से ही हुआ था। इसके अलावा इसका बेटा जो है चंद्रगुप्त द्वितीय बनेगा, राजा बनेगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। वह भी परम भागवत जैसी महान सम्मानजनक उपाधियां धारण करेगा। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद रामगुप्त आता है, यानी जिसको हम लोग रामगुप्त कुछ समय के लिए आता है, कायर होता है, डरपोक होता है। इसके बाद भाई जो है इसकी हत्या कर देता है। इसके बाद आप देखेंगे कुमार गुप्त आया है जिसको हम गोविंद गुप्त के नाम से भी जानते हैं। गोविंद गुप्त के बाद फिर ऐसे अनेक गुप्त वंश के शासक आएंगे, जैसे स्कंद गुप्त हो गया, भानुगुप्त हो गया, बौद्ध गुप्त हो गया, ऐसे अनेक आएंगे। लेकिन इस वंश का जो पहला शासक होता है सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण वह चंद्रगुप्त प्रथम होगा और अंतिम गुप्त शासक जो होगा वह विष्णुगुप्त होता है। यानी गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त होता है। और भानुगुप्त के एरन अभिलेख से पहली बार जो है सती होने का प्रमाण मिलता है। इसके जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उससे भी हम फोकस कर लेते हैं। सती होने का जो प्रमाण मिलता है कि पहली बार कोई सती हुआ है तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि पहली बार कोई सती हुआ। सती का मतलब होता है कि किसी कोई जो है किसी का पति मर जाए तो वह पत्नी जो है जिंदा जल जाए, मर जाए। जैसे अगर मान लीजिए किसी का कल विवाह हुआ था, कल मतलब कि आज तारीख है 17 दिसंबर और 16 दिसंबर को उसकी शादी हुई है और शादी से आ रहा था, लड़का लड़की आ रहे थे शादी से, दूल्हा दुल्हन, और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया दुर्भाग्यवश और जो है पति मर जाता है। तो अभी एक दिन भी नहीं बीता है, रास्ते में है, लेकिन विवाह संबंध स्थापित हो चुका है। क्योंकि हिंदू धर्म रीति रिवाज के अनुसार आज भी जो वैवाहिक संबंध होता है वह 7 जन्मों का संबंध रिश्ता माना जाता है। तो अब तो वैवाहिक संबंध स्थापित हो चुका है, चाहे 1 मिनट हुआ है, चाहे 1 दिन हुआ है, चाहे जितने दिन हुआ है। तो रास्ते में अगर दुर्भाग्यवश घटना हो जाती है तो उस जो पति मरा है, जो आदमी मरा है, उसकी जो पत्नी है वह जिंदा ही अपने आप को खत्म कर लेगी, आत्मदाह कर लेती है, यानी आग में जलकर नष्ट हो जाती है। इसी व्यवस्था को सती कहते हैं। तो यह एक तरह से बहुत बड़ी कुप्रथा थी हमारे समाज में, स्त्रियों के लिए बहुत बड़ी दयनीय स्थिति थी कि जिसका जीवन काल अभी प्रारंभ न हुआ, प्रारंभ होने से पहले अंत हो जाता है। तो यह एक दुर्भाग्य की व्यवस्था थी। लेकिन ये जो दुर्भाग्य वाली व्यवस्था थी, सती होने का जो प्रमाण मिला है, यह गुप्त काल में पहली बार
भानुगुप्त के हिरण्यभिलेख से कोई भोजराज होता है, तो उसके मर जाने के बाद भोजराज की जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी जो है सती हो जाती है। तो सती होने का पहला जो प्रमाण मिलेगा वह भानुगुप्त के हिरण्यभिलेख से यानी गुप्त काल में मिलेगा। किसी भोजराज की मृत्यु हो जाने पर उसकी पत्नी जो है सतीत्वता को प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा हम देखेंगे मंदिरों का जो उदय होता है, मंदिरों का जन्म गुप्त काल में होता है, गुप्त काल में होगा। और अभी तक के सारे राजाओं में जितने भी अभी तक के राजा हुए हैं, महाराजा हुए हैं, सबसे अधिक अगर हम बात करें तो सांस्कृतिक उन्नति यानी मंदिरों का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो। आपने देखा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाएगा कुमारगुप्त, जो विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय होगा उस समय का, और आज भी बहुत फेमस और प्रचलित है। तो कहने का मतलब है कि सांस्कृतिक उपलब्धि का जो सांस्कृतिक साहित्य का समय काल रहा है, गुप्त के काल को ही स्वर्ण काल कहा जाता है। मंदिरों के समय में भी, मंदिरों के लिए भी गुप्तों के काल को मंदिरों के लिए स्वर्ण काल कहा जाता है, स्वर्ण काल। और साहित्य के क्षेत्र में भी यह स्वर्ण काल होगा। साहित्य का मतलब इस समय बहुत बड़े ग्रंथ लिखे जाते थे। जैसे आप देखेंगे रामायण, रामायण भी जो है 6 कांड इसके पहले लिखे गए हैं, लेकिन इसका जो 7वां कांड है रामायण का वह गुप्तों के काल में लिखा जाता है। इसलिए माना जाता है कि साहित्य के क्षेत्र में भी रामायण 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 का जो 7वां कांड यानी अंतिम कांड होता है वह गुप्तों के काल में ही पूरा होता है। इसलिए कहा जाता है कि रामायण भी गुप्त काल में लिखा गया। इसके अलावा रामायण जैसे ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? विष्णु शर्मा द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है पंचतंत्र। पंचतंत्र यह विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है। यह भागवत गीता के समान इसकी तुलना की जाती है कि बहुत ही महत्वपूर्ण और दुनिया का भागवत गीता के समान बहुत ही चर्चित ग्रंथ है, जिसको पंचतंत्र को किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने लिखा है। यह सारे किताबें चाहे रामायण हो, विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया पंचतंत्र हो, यह सब गुप्त काल में लिखा गया है। इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है साहित्य और सांस्कृतिक क्षेत्र के लिए। मंदिरों का निर्माण हो, पहली बार मंदिर का जन्म, पहली बार किसी मंदिर का, चाहे वह विष्णु देव का मंदिर हो, चाहे भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर हो, जितने भी उत्कृष्ट मंदिर है आज भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। कंदरिया महादेव का मंदिर हो, विष्णु मंदिर हो, जैन मंदिर हो, ये सारे मंदिरों का निर्माण जो है गुप्त काल में ही होता है। इसलिए गुप्त काल को साहित्य और सांस्कृतिक क्षेत्र का स्वर्ण काल कहा जाता है। आप देख रहे हैं कि रामायण जैसा, महाभारत, जितने भी सारी चीजें हैं रामायण वगैरह, रामायण का 7वां कांड किसमें लिखा गया? गुप्त काल में लिखा गया। विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक पंचतंत्र है। और इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि कालिदास जैसे महान कवि जो संस्कृत के पिता कहे जाते हैं, या हम कहें कि जैसे इंग्लैंड में अंग्रेजी का विद्वान कहा जाता है शेक्सपियर को, वैसे संस्कृत में जो है संस्कृत का जनक कहा जाता है एक तरह से कालिदास को। तो कालिदास भी गुप्त काल के कवि हैं। इन्होंने जो है गुप्त काल में कई किताबें लिखा है, शकुंतला वगैरह, हरिश्चंद्र, सारे ढेर सारे जो नाटक लिखे गए सब गुप्त काल में लिखे गए। यानी गुप्त काल चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे साम्राज्य विस्तार की नीति हो, गुप्त काल एक महत्वपूर्ण काल था। और गुप्त काल में ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फैक्ट हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि मंदिरों और सांस्कृतिक क्षेत्र का जो काल गुप्त स्वर्ण काल था, स्वर्णिम युग था, वह गुप्त काल है। मंदिरों का पहली बार कहीं उल्लेख मिलता है तो गुप्त काल में। साहित्य का क्षेत्र हो, रामायण कब लिखा गया? गुप्त काल में। कालिदास किस समय के कवि हैं? गुप्त काल के कवि हैं। विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया पंचतंत्र पंचतंत्र जो है कब लिखा गया? गुप्त काल में लिखा गया। यानी गुप्त काल से ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और गुप्त काल में ढेर सारे अभी तक के जितने भी शासक हुए हैं सबसे ज्यादा सिक्के चलवाए जाते हैं। लगभग 12 प्रकार के सिक्के चलवाए जाते हैं गुप्त काल में। और सोने के सिक्के जो चलवाए गए गुप्त काल में, सोने के सिक्के को कहा जाता है दिनार। और चांदी के जो सिक्के चलाए जाएंगे इनको रुपये का कहा जाएगा। चांदी के सिक्के को रुपये का कहा जाएगा, रुपये का। और सोने के सिक्के को
दिनार कहा जाता है। इसमें कुल जो है 12 प्रकार के सिक्के चलवाए जाते हैं। इस प्रकार से जो है गुप्त काल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करेंगे कि गुप्त काल का अंतिम शासक, तो आपको बताना होगा, आपका उत्तर होना चाहिए विष्णुगुप्त। सती का प्रमाण मिलता है भानुगुप्त के हिरण अभिलेख से। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमार गुप्त ने करवाया था। इस प्रकार से ढेर सारी बातें थी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, जब आपसे मिलेंगे तो हम लोग एक वर्धन वंश है, पुष्यभूति वंश जिसको कहा जाता है, जिसमें हम लोगों ने महान सम्राट, अभी तक के सारे साम्राज्यों में शासकों में सबसे महत्वपूर्ण जो शासक होगा, सबसे बड़ा दानवीर होगा, वह होगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग इस गुप्त काल के बाद, जिसमें राज्यवर्धन होगा, प्रभाकर वर्धन, जो है प्रभावती होगी गुप्ता, राजश्री होगी जिसका विवाह गृहवर्मा से होगा। इन सब के बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे वर्धन वंश में अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत जय हिंद, नमस्कार साथियों। और अभी तक अगर हमारे A to Z चैनल आपको A to Z आशुतोष को सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब शेयर कर लें, जिससे हमारे सारे वीडियो आपको मिलते रहे। जय हिंद।